नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विपक्ष की बड़ी एकजुटता हुई बिहार में। एक बड़ा मैसेज भेजा गया। नरेंद्र मोदी, भाजपा, कोई भी ऐसी ताकत होगी जो निरंकुश होगी, उसके खिलाफ एक बड़ा गठजोड़ होगा। कई इस समुद्र मंथन में से विष जैसी चीजें भी निकली, कई अच्छी चीजें भी निकल कर आई। सभी ने प्रयास किया कि इस गठबंधन को और समावेशी बनाया जा सके, लेकिन कई लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन इस पूरे बैठक के दौरान एक बयानबाजी का सिलसिला लगातार चलता रहा। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाता रहा, कोई ये कहता रहा कि भाजपा हिंदुत्व को पोलराइज करके जीतती है। लेकिन इस दौरान शिवानंद तिवारी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो काफी कहा जा सकता है कि महागठबंधन की इस बैठक के विपरीत जा सकता है। शिवानंद तिवारी ने अपने बयान में, एक संक्षिप्त बयान में, उन्होंने हिंदू समाज में जो जातीय व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उस पर कुठाराघात किया है और ये कह दिया है कि ये पूरी तरीके से भेदभाव को बढ़ावा देता है। बचपन से ही बच्चे के पैदा होने के बाद ही उस पर एक जाति थोप दी जाती है, ऊंच नीच का भेदभाव रहता है, विषमताएं हैं कई, और ऐसे में यदि कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है तो वो बेमानी है। विभिन्न धर्मों की बात हम बाद में करेंगे, पहले हिंदू समाज की बात की जाए। और इसके दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं वो लोगों के सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं, एक तरफ लोग नाराज उससे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को इसका नुकसान होता दिख रहा है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं रनीश कुमार जी, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपना विषय और विचार रखते हैं। एक बड़ा सवाल है सर, आप ही के पार्टी का वरिष्ठ नेता हैं, काफी समाजवादी नेता अपने आप को वो मानते हैं। कभी कभी लगता है कि उम्र का तकाजा भी हो जाता है। ऐसे बयान कैसे आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं? इससे तो पार्टी को भी नुकसान है। नहीं, देख, पार्टी को माने वो जो बोले हैं, फर्स्ट लाइन उन्होंने गलत बात बोल दिया है। वो उन्होंने जो ये कहा है कि हिंदू धर्म में विषमता है, ये बात तो सही, हम सब जानते हैं। हिंदू धर्म में जाति है, ये बात है, सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो दो बात कह दिया है कि जो हिंदू धर्म लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, यह बात तो एकदम गलत कह दिया उन्होंने। माने हम लोग को पॉलिटिक्स में रिलीजन घुसाना ही नहीं चाहिए। जब हम एक तरफ बीजेपी को काउंटर करते हैं रिलीजियस नेशनलिज्म के लिए, रिलीजियस पॉलिटिक्स के लिए, तो फिर हम लोग क्यों घुसा देते हैं रिलीजन को? और अपना राजनीतिक लाभ के लिए जरूरी नहीं कि हम अपने धर्म को गाली दे। कोई दूसरा धर्म वाला वोट के लिए अपने धर्म को गाली नहीं दे रहा। और ये बात कहना कि हिंदू धर्म डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, यह तो सरासर गलत है। यह उनके इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लेवल को कम बताता है। आप शुरू से देख लीजिए, जब से भगवान राम है, भगवान राम को एक धोबी ने कह दिया तो उन्होंने अपनी पत्नी को निकाल दिया। आजकल के नेता को तो कोर्ट में केस होके पनिशमेंट हो जाता है, तब तक वो रिजाइन नहीं करते रहता है। तो मेरे ख्याल से जो हिंदू धर्म का जो आत्मा है वो है भोला बाबा, भगवान राम और श्री कृष्ण। आप श्री कृष्ण के समय भी देखिए कि यादवों में कितना प्रजातंत्रवाद था। सबसे योग्य व्यक्ति होते हुए भी वो कभी राजा नहीं बने। लास्ट में एक सुदूर इलाका में, द्वारिका में जाके द्वारिका बसाए, तब उसका राजपाट उन्होंने लिया। भोला बाबा को भी देखिए। तो फिर आप देखिए दूसरा लोकतंत्र देखिए, शकुंतला, आप जानते हैं जिनका लड़का भरत चक्रवर्ती सम्राट मशहूर हुआ, कुरुवंशी भरत, उन्होंने अपने लड़के को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना के भारद्वाज पुत्र को बनाया था। तो भारत में जो लोकतंत्र है वह हिंदू समाज के जड़ों में है। मतलब इट्स फाइबर इज वीव्ड विद द डेमोक्रेसी। नवीन माने बहुत प्राचीन ने, आधुनिक में भी आप देख लीजिए कि वैशाली में भी लोकतंत्र था। तो लोकतंत्र तो हिंदू धर्म के नस नस में समाया हुआ है। तो विरोध करने के नाम पे उनको इस एक्सटेंट पे नहीं जाना चाहिए था, ये बात कहना नहीं चाहिए था। लोकतंत्र तो हमारी आत्मा, प्राण तत्व है, जो दूसरे लोगों में नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार राजद से गलतियां हो जाती हैं? खासतौर पर तुष्टीकरण का एक बड़ा आरोप लग जाता है। आपने किसी मुसलमान के बड़े चेहरे को बुलाया नहीं इस बैठक में, आपने ओवैसी को भी नहीं बुलाया,
ओवैसी बिहार में जीतकर विधायक आए तो वो भी आपने तोड़ लिया। माने मुसलमानों को खुश करने के लिए केवल बयान ही आपके पास है, और क्या हिंदू समाज को नाराज करने से मुसलमान खुश हो जाएंगे? ये तो मतलब ऐसा हो गया नहीं, कि ये बात आप देखिए, मैं इसका 2 स्टेप में आंसर देना चाहता हूं। पहला बात तो हम ओवैसी साहब को मुसलमानों का लीडर मानते ही नहीं है। मुसलमानों के जो असली रहनुमा है, जो मुसलमानों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है लालू जी बिहार में और नीतीश जी। आप एग्जाम्पल देखिए, 2 एमएलसी का सीट था, एक दलित जाति से मुन्नी देवी जी को दिया गया, एक कारी शोएब को दिया गया। आप देख रहे हैं, और जो मुसलमानों पर कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी गलत तरह से उनके संवैधानिक अधिकार को छीनने की कोशिश होती है, तो आरजेडी आवाज उठा रही है। तो उसके सबसे बड़े नेता जब लालू जी वहां थे, तो ओवैसी साहब को बुलाने की क्या जरूरत थी? और ओवैसी साहब में लोकतंत्र है ही नहीं। जब हम बीजेपी का विरोध करते हैं हिंदू प्रो हिंदू होने के लिए, तो वो तो उससे ज्यादा खतरनाक प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। एमआईएम में आपको कोई एक हिंदू चेहरा दिखता है? हैदराबाद में एमआईएम है, वो किसी हिंदू को अपने पार्टी में रखी है, किसी को पदाधिकारी बनाया है, किसी को स्पेस देता है? ओवैसी जी तो इतना सांप्रदायिक है कि मैं एक बार भाषण सुन रहा था, उनके मुंह पर पवित्र वर्ड आ गया था कि भारत एक पवित्र जगह है, उसको रोक करके थोड़ा देर उनको वर्ड आ नहीं था, तो सरबुजा वर्ड होता पवित्र उर्दू में, वो वर्ड उन्होंने तलाशा और फिर बोला। तो उनको देखते ही लोगों में एक आ जाता है कि ये जिन्ना का फोटो स्टेट, तो हम उनको क्यों बुलाना चाहिए? जब सबसे बड़ा मुसलमानों के रहनुमा और सबसे बड़े आप कह सकते हैं इमाम, जब लालू जी और नीतीश जी बैठे हुए थे, तो इस काम में उनको बुलाना मतलब इस सियासी गठबंधन का नाश करना था, इसलिए उनको बुलाया नहीं गया। मैं तो जिस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर, जिस वक्त हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ओवैसी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके गठबंधन को पूरी तरीके से बेकार गठबंधन उन्होंने साबित किया है, और ये कहा है कि नीतीश हो, लालू हो, इन सभी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मुस्लिम समाज ने ही पूरा की हैं। लेकिन जब इस समाज की बात आती है तो क्या करते हैं वो देखिए। पहले विधायक तोड़ लिए हमारे, सीमांचल में इनकी कमजोरी थी तब तो हम जीते, और अगर हम जीत के आए तो हमारे विधायक तोड़ लिया। फिर इस इतनी बड़ी बैठक में सम्मान नहीं दिया मुस्लिम समाज को, ये अभी देखिए, पहली बात मैं कह रहा हूं कि आरजेडी की सीमांचल में कमजोरी नहीं है। आरजेडी वो जो सीमांचल में एमआईएम जीती है, पूरी की पूरी धार्मिक कट्टरता के कारण जीती है। जिस कारण हम लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, वही वहां पर वो क्यों जीते, वो बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है वहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। तो वो जो जिस बात के लिए एक तरफ बीजेपी का विरोध हो रहा है, वही काम वो कर रहे हैं, तो हम किस बात पर उनका समर्थन करें? मैं तो कहता हूं कि आरजेडी में एमआईएम को ही विलय कर लेना चाहिए। एमआईएम को अपने आप को हैदराबाद तक सीमित रखना चाहिए। वो उनका मॉडल तालिबानी मॉडल है। वो देखिए, तालिबान को लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। वो अफगानिस्तान में 45% पख्तून है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं चाहती है। एमआईएम का भी वही हाल है। हैदराबाद में जहां मेजोरिटी है, वो किसी हिंदू को देते हैं, किसी क्रिश्चियन को देते हैं टिकट, किसी बुद्धिस्ट को, जैन को देते हैं। पूर्वांचल में उन्होंने क्यों किसी और दूसरे रिलीजन वाले को नहीं दिया? तो हम एक तरफ बीजेपी का विरोध करते हैं, तो एक तरफ इनके धार्मिक कट्टरता का कैसे समर्थन करें? और हमारे पार्टी में बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है, अभी नया नया देखिए कारी शोएब है, और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुस्लिम चेहरा और मुस्लिम हितों की बात लगातार हो रही है। मैं एमएल सिंह का एग्जांपल दिया, एमपी में टिकट दिया जाता, हर जगह उनके। मेरी बात सुनिए रजीश जी, आपने कहा कि आपकी पार्टी में बड़े बड़े चेहरे मुस्लिम चेहरे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहाँ है? आपने शहाबुद्दीन साहब के परिवार को कहाँ रखा है? आप एक कारी शोएब की बात करते हैं। कारी शोएब भी आपकी पार्टी के कितने दिनों से झंडा ढो रहे थे, तब आपने जाकर उनको सम्मान दिया, और वो भी आपने बैलेंस करने के लिए। जो सिवान की राजनीति है, जो सीमांचल तक जाती है और वो पूरी तरीके से प्रभावित करती है, आपको ये मानना होगा कि मुस्लिमों का नाराजगी आपके खिलाफ है। और ओवैसी ने जिस तरीके से शहाबुद्दीन परिवार का हाथ थामा था उस वक्त जब शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण का आरोप जो लगता है आप पर, ये जायज भी लगता है कभी कभी।
कहाँ कल को नहीं नहीं, कैसे जायज आप बताइए। कैसे, कहाँ तुष्टीकरण का आरोप तो बिहार के ही किसी नेता को बिठा लेते। देखिए, 100 पीस में बुलाने की बात नहीं थी। जब आरजेडी को रिप्रेजेंट केवल 2 लोग कर रहे थे, लालू जी कर रहे थे और तेजस्वी जी कर रहे थे। अगर ऐसा होता कि पूरे स्पेक्ट्रम को बुलाया जाता तब ये लोग भी आते। इनसे सलाह मशविरा चल ही रही है। लेकिन जब वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स की बात थी, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए बातचीत में वो लोग थे। और मुस्लिम हितों की जो बात है, मांस की रक्षा के लिए, मुस्लिम अधिकारों की रक्षा के लिए जो होता है वो किया जाता है, तुष्टीकरण के लिए नहीं किया जाता। तुष्टीकरण तो ओवैसी जी कर रहे हैं। जहां तक हिना साहब जी का बात कहा, हमने साथ तो छोड़ा नहीं, ओवैसी जी जाके उनका कान भरते रहते हैं। तो जो कान भरने वाला, झगड़ा लगाने वाले का तो आप हाल जानते ही हैं। ठीक है, मुझे जो लगा सो मैंने जवाब दिया है। ये भी मैं मान लेता हूँ कि कान भरते होंगे जाकर, निश्चित तौर पर पहुंच हो गई है, आप लोगों से दूर हो गया है वो परिवार, तो निश्चित तौर पर कोई कान भर सकता है। लेकिन फिर मैं वापस आना चाहूंगा शिवानंद तिवारी की इस बयान पर। आपकी भी नाराजगी है इस बयान से, पार्टी की नाराजगी है इस बयान से। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी से ही बदला ले रहे हो ऐसा बयान देकर, खासतौर पे ऐसी बड़ी नहीं वो रही हो। देखिए, हिंदू धर्म पर हम लोग एक्सपर्ट नहीं है जी, हिंदू धर्म पर हम लोग एक्सपर्ट नहीं है जितना कि बीजेपी एक्सपर्ट है। तो इस खेल को खेलने से पहले हम लोग को पहले होमवर्क करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि वोट लेने के लिए हम अपने धर्म को गाली दें। तो जो शिवानंद तिवारी जी ने बात कहा, इस बात से तो मैं पूरा डिसएग्री करता हूं कि उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए था। भगवान राम से लेके चक्रवर्ती सम्राट भरत से लेके भगवान श्री कृष्ण, सबके सब टोटली डेमोक्रेटिक रहे हैं, टोटली डेमोक्रेसी है। तो ये बात बोल के वो बीजेपी को फ्लिप दे देते हैं, जिससे कि बीजेपी को कहने का मौका मिल जाता है। तो हमें ये बात कहना ही नहीं चाहिए। और हिंदू धर्म में प्रॉब्लम है, सभी धर्म में प्रॉब्लम है, तरह तरह का प्रॉब्लम है। दूसरे धर्म में आप जाके देखिए, जो लोग दलित से क्रिश्चियन बन गए उनका हालत जाके देखिए, और भी खराब है। मुसलमानों में जो दलित आबादी है, पंजाब में आप जाके पंजाबी सिंधी को सुगर बोलता है, सुअर सुअर। कश्मीरी केवल पंजाबी अपने आप को छोड़ के सबको सुअर गाली देता है। इस्लाम में भी आप जाइए, फॉरवर्ड बैकवर्ड है, वो लोग में भी अशरफ सैयद क्या क्या है। तो आज तो कोई जाति के आधार पे किसी को कोई बेइज्जत नहीं कर रहा है। तो तिवारी जी जो बोल रहे थे कि जनेऊधारी लोगों को हर बात पे ब्राह्मण को गाली देना, ये तो गलत बात है। जनेऊधारी लोग आज किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा है, सबको बराबर से देख रहा है। यहाँ पर मैं बीजेपी के लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, हिंदू धर्म में एकात्म मानववाद है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। कोर से सब लोग सबको बराबर समझता है। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण को गाली देगा तो वो दूसरे को भी गाली देगा। लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि कोई फॉरवर्ड जाति के नाम पर किसी को आज के दिन गाली नहीं दे रहा। उनको लगता है पटना क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। रजनीश जी, मेरा एक अंतिम सवाल है। आपके कोटे के बिहार कैबिनेट के 2 मंत्रियों की छुट्टी हुई थी। एक राजपूत समाज से आते हैं सुधाकर सिंह, दूसरा कार्तिक मास्टर का छुट्टी हुआ, भूमिहार समाज से आते हैं। इन दोनों सीटों पर अब तक कोई दूसरे मंत्री को जगह नहीं मिली है। लेकिन मांझी जी के पुत्र हटते हैं तो नीतीश कुमार अपने कोटे के एक मंत्री को तुरंत बढ़ाते हैं, रत्ने सदा को। ये भी एक बड़ा मैसेज जो है वो सवर्ण समाज देख रहा है, उसकी नाराजगी। हाँ, ये बात आप सही बोल, फायदा मिलेगा। मैं आपके इस बात से एग्री हूं। हम लोग का जो एजेंडा था A to Z की पॉलिटिक्स, तो इस पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को, और पार्टी लीडरशिप से बात करके सारे समाज को, क्योंकि हमें बीजेपी के सबका साथ सबका विकास उसके नारा से टक्कर देना है। तो सभी समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, लाला समाज का न नीतीश कुमार जी में है कोई मिनिस्टर, न बीजेपी में है, और भी जो बच गए हैं, सभी समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उनका जो रहनुमा है, उनका जो अगुवाई करने वाला है, हमें सबका इस्तेकबाल करना चाहिए, सबको बराबर। तभी तो हम वोट मांगने जाएंगे, नहीं तो हमारे पर ब्लेम लगेगा ही लगेगा। तो इस खामी को अति शीघ्र दूर किया जाए, बोर्ड में, आयोग में इन लोग को एडजस्ट किया जाए, जिससे कि A to Z स्पीच एंड एक्शन बोथ शुड लुक इक्वल। जी हाँ, एक गड़बड़ी चल रही है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ठीक किया जाना चाहिए इमीडिएटली। तिवारी जी के लड़के को ही बना दिया जाए ब्राह्मण कोटा से मिनिस्टर।
क्या गलत है? वो तो वो ब्राह्मण तो मानते ही नहीं है खुद को, लेकिन नहीं शायद नहीं, मान जाए। हाँ नहीं, तो ब्राह्मण नहीं मानते अच्छा है, लेकिन ब्राह्मण जो बाय डेफिनेशन है वो सब, विवेकानंद क्या मूर्ख थे कि उन्होंने कहा था ब्राह्मण की तरफ लौटो? मैं एक लाइन अंग्रेजी में बोलता हूं, ब्राह्मण का डेफिनेशन है, इट इज सोर्स ऑफ ऑल द वेल्थ एंड विजडम बट इट डज नॉट अटैच इटसेल्फ विद एनीथिंग। ब्राह्मण जाति से कहा जा रहा है। ब्राह्मण का आप थ्योरम लीजिए कि जो सबसे बुद्धिमान है, जो सबसे बड़ा त्यागी है, और जो सारे नॉलेज, आप प्राचीन काल से देखिए ब्राह्मणों ने ज्ञान की तलाश में सब दिन से कहा, एक दरिद्र ब्राह्मण जंगल में जाके तपस्या करते रहा और सारा सुख सुविधा सब लोगों को दे दिया, और उल्टा ब्राह्मण को गाली देना है कौन सी बात है? आप आगे बढ़िए, लेकिन बढ़ने के लिए दूसरे को गाली दीजिए, ये तो गलत बात है। यहाँ तिवारी जी पीछे हो जाते, ये उनका ड्रॉबैक्स है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आपने इन बहुत सारगर्भित विषयों पर अपनी जानकारी दी। और ये एक बड़ी बात है कि पार्टी में भी अगर कोई ऐसा बयान आ जाता है जो कि किसी बड़े समाज के सेंटिमेंट के खिलाफ हो, तो मुखर होकर आप इस पर अपनी चर्चा में शामिल होते हैं। कई लोग इस चर्चा से भागते हैं, नो कमेंट्स कह देते हैं। कल भी हमने देखा कि डिबेट के दौरान आप ही नहीं, हमें किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना है। वी मस्ट परस्यूड स्ट्रांगली ए टू जेड पॉलिसी। गलती है तो वी मस्ट एडमिट इट। तेजस्वी यादव के ए टू जेड के फॉर्मूले को, थैंक यू सर, एग्जाम्पलरी रजनीश कुमार जी ने उतारने की कोशिश की आज के डिबेट में। मुझे उम्मीद है दर्शकों को यह चर्चा पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दीजिए ताकि रजनीश कुमार जी भी उस राय पर अपनी रायशुमारी कर सके। धन्यवाद रजनीश। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।